हेलो बच्चों, कैसे हो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना चैनल कंसेप्ट वाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं वर्क एंड एनर्जी का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज सॉल्यूशन। हम लोग का चैप्टर ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। उस वीडियो का लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों में आपको मिल जाएगा। तो वीडियो पहले जरूर देख लीजिएगा, फिर आप लोग एक्सरसाइज ट्राई कीजिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा और सारे क्वेश्चन आपसे हो पाएंगे और आपको समझ में भी आएंगे। डायरेक्ट अगर आप लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन ट्राई कीजिएगा तो आपको दिक्कत हो सकती है, बट इससे अच्छा होगा कि आप सबसे पहले जो वीडियोस हैं, 3 ही वीडियो है, 3 वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है, तो पहले उन तीनों वीडियोस को देख लीजिए और फिर इस एक्सरसाइज को देखिएगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो आप लोग को अगर क्वेश्चंस ना मिले तो आप लोग एनसीईआरटी बुक ओपन करके वहां से क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द एक्टिविटीज लिस्टेड बिलो, रीजन आउट वेदर और नॉट वर्क इज डन इन द लाइट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म वर्क। तो पहला है सुमा इज स्विमिंग इन ए पोंड। तो सुमा जब पोंड में स्विम कर रही है तो वो एक फोर्स लगा रही है, मस्कुलर फोर्स, और जिसकी वजह से वो डिस्प्लेस कर पा रही है। तो फर्स्ट केस में अगर हम लोग बात करें तो फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो जहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों होंगे तो वर्क भी होगा। क्लियर है? नेक्स्ट सेकंड केस करते हैं। सेकंड केस बोल रहा है अ डोंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक। तो एक डोंकी है, उसके ऊपर लोड मतलब कोई भी चीज़ लादा गया है, तो क्या वो वर्क कर रहा है? तो आप ध्यान से देखिए, अगर उस ऑब्जेक्ट की बात करें तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स mg लग रहा होगा और डोंकी की वजह से डिस्प्लेसमेंट उसका इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना हो गया? 90। और हमें पता है कोस 90 कितना होता है? 0, यानी वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। हम लोग पढ़े थे ना कि वर्क डन 0 कब होता है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना हो जाए? 90 डिग्री। तो उस केस में वर्क डन कितना हो जाता है? 0 डिग्री। वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। क्लियर है? आया समझ में? उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स mg लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट गड्ढे की वजह से जिस डायरेक्शन में गड्ढा मूव कर रहा होगा उस डायरेक्शन में हम लोग मान के चल रहे हैं इधर मूव कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 90 हो गया। और हमें पता है वर्क क्या होता था? F डॉट एस, यानी Fs कोस थीटा, और कोस थीटा कोस 90 0, यानी ये पूरा क्वांटिटी क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट थर्ड है। थर्ड क्या बोल रहा है? अ विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ वेल। तो वाटर वेल से अगर बाहर लिफ्ट कर रहे हैं हम लोग तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और फोर्स भी लग रहा है। लग रहा है नहीं लग रहा है? तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों हो रहे हैं, तो यहाँ पे वर्क डन होगा। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे फोर्स भी लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। क्लियर है? वाटर ऊपर आ रहा है ना, फोर्स लगाने की वजह से, तो फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो वर्क डन होगा या नहीं होगा? होगा। क्लियर है? फोर्थ क्वेश्चन है अ ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आवर फोटोसिंथेसिस। तो ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो वहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं। कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या? नहीं। तो वर्क डन हो गया क्या? नहीं। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम लोग ने इस चैप्टर में जो भी वर्क का डेफिनेशन पढ़ा उसके रिस्पेक्ट में ये बातें हो रही हैं। क्लियर है? आया समझ में? चलिए नेक्स्ट है एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन। तो अगर इंजन ट्रेन को पुल कर रहा है तो फोर्स लगा रहा है, जी हाँ। पुल कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो जी हाँ। तो वर्क होगा, तो जी हाँ। वर्क क्या था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन होगा। सिंपल सी बातें हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। तो फूड ग्रेन्स अगर सन में ड्राइड हो रहा है तो वहाँ कोई फोर्स लग रहा है? जी नहीं। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? जी नहीं। वर्क होगा? जी नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट 7th है अ सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स लगाने की वजह से वो मूव कर रहा है, यानी कि यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो जी हाँ। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? जी हाँ। तो वर्क होगा? जी हाँ। क्लियर है? आया समझ में? तो बेसिकली हमें क्या देखना था कि हम लोग फोर्स लगाने की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो ठीक है, वर्क होगा। नहीं हो रहा है तो वर्क नहीं होगा। एक केस ये भी याद रखना है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर परपेंडिकुलर होंगे तो उस केस में भी वर्क डन नहीं होगा। क्लियर है? आया समझ में? कोई दिक्कत? सारी बातें ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं थ्योरेटिकल पोर्शन में। वर्क क्या होता था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड
moves in a curved path and falls back on the ground, the initial and the final point of the path of the object lie on the same horizontal line. What is the work done by force of gravity of the object? यानी कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको हमने सर्टेन एंगल पे फेंका तो ऑब्जेक्ट ऐसे गया होगा और फिर वापस आके वो क्या हुआ, ग्राउंड पे ही आके गिर चुका है। यानी पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों क्या है, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। तो जब भी हाइट के रिस्पेक्ट में या ग्रेविटेशनल एनर्जी पूछेगा, यानी वहाँ पे किसकी बात कर रहा होगा वो, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होता क्या था, mgh। तो हाइट में चेंजेस हुए क्या, पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। तो इनिशियल पॉइंट भी ग्राउंड पे है, फाइनल पॉइंट भी ग्राउंड पे है। तो इस केस में हाइट क्या हो जाएगा, जीरो। तो हाइट जीरो हो जाएगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे वर्क डन किस फॉर्म में हो रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। और पोटेंशियल एनर्जी होता क्या था, mgh। पोटेंशियल एनर्जी क्या था, mgh, और हाइट जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। यानी यहाँ पे वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, जीरो। ये भी कह सकते हैं कि जब वो ऊपर जा रहा होगा तो नेगेटिव वर्क डन हो रहा होगा, और जो फाइनल पॉइंट से जब नीचे आ रहा होगा तो पॉजिटिव वर्क डन हो रहा होगा। और दोनों वर्क डन सेम है तो नेगेटिव प्लस पॉजिटिव कैंसिल आउट होकर नेट क्या हो जाएंगे, जीरो। दोनों कैसे समझ सकते हैं, जब ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं, जी नीचे लग रहा है, फोर्स नीचे लग रहा है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन है ना, नेगेटिव वर्क डन। फिर जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो जी भी नीचे और आ भी रहा है नीचे, यानी पॉजिटिव वर्क डन। नेगेटिव और पॉजिटिव को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो। ये सिंपल ऐसे समझ लें कि जब भी हाइट की बात करेंगे तो वहाँ पे वर्क डन जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगा, और पोटेंशियल एनर्जी mgh है। और जब दोनों किस पोजीशन पे, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, तो दोनों के हाइट के बीच डिफरेंस क्या होगा, जीरो। तो जीरो हाइट के बीच डिफरेंस होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर है, आया समझ में, आसान था। चलिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर मिटाया जाए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, अ बैटरी लाइट्स अ बल्ब, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। तो बैटरी से कौन सा एनर्जी निकला, केमिकल एनर्जी। वो केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी किस में चेंज हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन लिया, बल्ब। कौन लिया, बल्ब। और बल्ब से किस में चेंज हो गया, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी। बल्ब से हीट और लाइट दोनों रिलीज होते हैं। तो एनर्जी चेंज कैसे हुआ, तो बैटरी से निकला केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर से कन्वर्ट हुआ हीट और लाइट एनर्जी में। है समझ में, बैटरी के पास क्या होता है, केमिकल्स, तो वो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्री आयंस यानी करंट में। करंट यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी बल्ब लेके किस में, लाइट और हीट में। क्लियर है समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास 20 kg चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द वर्क डन बाई फोर्स। हमें निकालना है वर्क डन। दे रखा है मास कितना, 20 kg, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमने बोला था जब भी वेलोसिटी में चेंज होगा और वर्क डन हमसे पूछेगा तो यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा होगा वो किस फॉर्म में हो रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। यानी बेसिकली हमें क्या निकालना है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mv² माइनस u²। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हाफ m कितना है आपका 20, v कितना है 2 का स्क्वायर, और u कितना है 5 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 10, तो 10 इंटू 4 माइनस 25 यानी कि हो जाएगा -21 यानी -210 जूल। क्लियर है, आया समझ में, कोई दिक्कत। क्लियर है, तो यहाँ पे माइनस आपको बुक वगैरह में नहीं मिलेगा। बेसिकली काइनेटिक एनर्जी क्या था, फाइनल माइनस इनिशियल, तो वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो माइनस में आएगा। और वह हमें अगर लिखना होगा काइनेटिक एनर्जी को तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, -210 जूल। काइनेटिक एनर्जी इतना आया तो वर्क डन भी कितना होगा, -210 जूल, या 210 जूल भी बोल सकते हैं जब हम लोग u² माइनस v² करते हैं। तो क्लियर है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ही तो वर्क डन होगा ना यहाँ पे। अब चेंज हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल भी कर सकते हैं और इनिशियल माइनस फाइनल। तो जब इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं तो +210 जूल आ जाता। क्लियर है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, अ मास 10 kg इज एट अ पॉइंट ए ऑन ए टेबल, इट इज मूव्ड
to a point B if the line joining A and B is horizontal, what is the work done by object by the gravitational force? तो कोई एक टेबल है, क्लियर है, टेबल के एक पॉइंट ए पे अभी रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, फिर इसको बी पॉइंट पे रख दिए और ए और बी का जो ज्वाइन करने वाला लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना होगा? तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, mg किधर की तरफ लगेगा? नीचे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? हॉरिजॉन्टल, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच थीटा कितना आ गया? 90, यानी कोस 90 अगर आप लोग लीजिएगा तो वो कितना आ जाएगा? 0, यानी वर्क डन कितना हो जाएगा? एफएस कोस 90 यानी कि 0 जूल। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा? 0। क्लियर है? यहाँ पे वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं कर रहा है क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर है। क्लियर है समझ में? कोई दिक्कत? चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, रब कर दिया जाए। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली, डस इट वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? तो हाँ, अगर वो हाइट h पे है, हाइट h पे है ऑब्जेक्ट, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी mgh है। अगर उसका मास को m मान के चल रहे हैं तो वो जैसे जैसे नीचे आएगा उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा होगा? घट रहा होगा। सपोज यहाँ आया तो अब हाइट कितना रह गया? h डैश, तो mg h डैश हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी प्रोग्रेसिवली क्या हो रहा है? घट रहा है। लेकिन बात करें काइनेटिक एनर्जी का, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता था कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो होंगे वो क्या होंगे? कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे v कितना था? 0, यानी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितना था? 0। जब वो वापस नीचे आने लगा तो यहाँ पे v कुछ होगा, यानी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा? कुछ बढ़ेगा। यानी जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ घटा है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में क्या हुआ है? गेन हुआ है। तो ये वायलेट नहीं कर रहा है। अभी भी टोटल एनर्जी कितना है? टोटल एनर्जी जितना पहले था उतना ही अभी भी है। क्लियर है? आया समझ में? टोटल एनर्जी यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, तो टोटल एनर्जी अभी भी क्या है? कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज गेन्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 0 था, जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है। तो जो लॉस हो रहा है वो किस फॉर्म में गेन हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। क्लियर है? आया समझ में? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दैट ऑकर्स व्हेन यू आर राइडिंग ए बाइसिकल? तो जब आप बाइसिकल चलाते हो तो आप अपने लेग्स के मसल्स के थ्रू एनर्जी देते हो। वो एनर्जी किसको मिलता है? व्हील्स को। तो व्हील्स को वो एनर्जी किस फॉर्म में मिलता है? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। और वो काइनेटिक एनर्जी फर्दर किस में चेंज हो जाता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ बाइसिकल में। यानी कि हमारा जो मसल्स के द्वारा जो एनर्जी निकला, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी जो था हमारा, किसके द्वारा? बाय आवर मसल्स ऑफ लेग कन्वर्ट कर रहा है किस में? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील में। अब फर्दर ये काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो गया? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द साइकिल। वो व्हील किस में ट्रांसफॉर्म कर देगा? साइकिल के काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर है? यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हमारे बॉडी के द्वारा एनर्जी निकलेगा किस फॉर्म में? मसल्स के द्वारा। किस फॉर्म में? मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में, या मस्कुलर एनर्जी बोल सकते हैं। वो एनर्जी किस में चेंज होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील। मेरे फोर्स की वजह से व्हील नचना शुरू होगा, यानी व्हील के अंदर मोशन आएगा, और व्हील के अंदर मोशन आएगा यानी उसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगा। वही काइनेटिक एनर्जी पूरा किसको मिलेगा? साइकिल को। तो साइकिल मूव करना शुरू होगा, यानी वो एनर्जी फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ साइकिल में। क्लियर है? आया समझ में? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस व्हेन यू पुश अ ह्यूज ब्लॉक विथ ऑल योर माइट एंड फेल टू मूव इट, वेयर द एनर्जी यू स्पेंड गोइंग? तो हमने अगर इस ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा हूँ और ये ऑब्जेक्ट ह्यूज ब्लॉक है और उसके अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो वर्क डन तो 0 हो गया, बट हमारा एनर्जी लॉस हो रहा है। हमारे बॉडी का हीट एनर्जी लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है नहीं हो रहा है? हीट के फॉर्म में लॉस हो रहा है।
कुछ एनर्जी किस फॉर्म में होगा, हीट, और कुछ मस्कुलर एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में लॉस होगा। तो हमारे बॉडी के द्वारा हीट प्लस मैकेनिकल एनर्जी दोनों क्या होगा, लॉस होगा, बोथ लॉस होगा। हीट के फॉर्म में एनर्जी स्वेट के फॉर्म में बाहर निकलेंगे, और मैकेनिकल एनर्जी जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसकी वजह से। तो ये एनर्जी कहाँ ट्रांसफॉर्म होगा, तो ये एनर्जी क्या होंगे, स्टोर्ड होंगे। क्या होंगे, स्टोर्ड होंगे। किस में, ब्लॉक में। क्या होंगे, स्टोर होंगे किस में, ब्लॉक में। स्टोर्ड इन द ब्लॉक, और स्टोर होंगे ब्लॉक में तो किस फॉर्म में होंगे, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है। यानी कि जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी और हीट एनर्जी है वो क्या हो रहे हैं, स्टोर हो रहे हैं किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी। किस में, ब्लॉक में। जिस ब्लॉक को हम लोग मूव करा रहे हैं, जिसके ऊपर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, उसके अंदर वो एनर्जी क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। किस फॉर्म में स्टोर होगा, तो स्टोर एनर्जी किस फॉर्म में होता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, हीट और मैकेनिकल एनर्जी किस में चले गए, पोटेंशियल एनर्जी में। क्लियर है। हीट एनर्जी तो आपको समझ में आ रहा होगा, स्वेट के फॉर्म में बाहर निकलेगा। कोई दिक्कत है समझ में, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, अ सर्टेन हाउस होल्ड हैज़ कंज्यूम्ड 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ, हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल। तो हमें बात कर रहा है यूनिट का, तो हमें पता है 1 यूनिट किसके बराबर होगा, किलोवाट आवर, और किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, 3.6 × 10⁻6 जूल। तो 1 यूनिट जो है वो कितने जूल के बराबर है, 3.6 × 10⁻6 जूल। हमसे कितना यूनिट का बात किया है, 250 यूनिट। तो 250 यूनिट में कितना होगा, तो 250 × 3.6 × 10⁻6 जूल। सिंपल। एक यूनिट 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते थे, 3.6 × 10⁻6 जूल। तो 250 यूनिट में कितने होंगे, तो 250 × 3.6 × 10⁻6 जूल। सिंपल है, यूनिटरी मेथड का यूज़ किया मैंने। क्लियर है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg इज रेस्ड टू ए हाइट 5 मीटर अबव द ग्राउंड, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। If the object is allowed to fall, find the kinetic energy when it is halfway down. बोल क्या रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना दे रखा है, 40 kg, उसको कितने हाइट तक ले गया गया, 5 मीटर हाइट तक। यानी ये ऑब्जेक्ट है, इसको 5 मीटर हाइट तक ऊपर ले गया गया। तो 5 मीटर हाइट पे ले गया गया, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh। मास कितना है 40, जी की वैल्यू 10 लेके चल रहे हैं, और एच कितना है 5। तो 5 4 जा 20 यानी 2000 जूल। अब बोल रहा है कि हाफ वे डाउन, यानी हाफ वे डाउन आएगा तो इसके काइनेटिक एनर्जी कितने होंगे, है ना। फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी हाफ वे डाउन। तो हाफ वे डाउन आया यानी 2.5 मीटर नीचे आ गया। तो अब अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो अब हाइट उसका कितना होगा, 2.5 मीटर। टोटल 5 था, 2.5 नीचे आया, तो अभी भी कितना हाइट बचा हुआ है, 2.5। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी न्यू जो होगा वो कितना होगा, mgh डैश, यानी कि 40 × 10 × 2.5। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1000 जूल। यानी कि जब वो हाफ वे डाउन आया तो 1000 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, कम। अब हम लोग पढ़े थे ना कि एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में लॉस होगा वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में क्या होगा, गेन। यानी जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो किसके बराबर होगा, 1000 जूल। जितना पोटेंशियल लॉस होगा उतना ही काइनेटिक क्या होगा, गेन होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बोलता था ना कि टोटल एनर्जी जो होंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट, यानी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी 2000। तो काइनेटिक एनर्जी हमें निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी कितना है 1000, और टोटल कितना था 2000। 1000 उधर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी अगर निकालेंगे तो 2000 माइनस 1000 यानी कि 1000 जूल। ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है, आया समझ में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही बोलता था ना, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होंगे। कांस्टेंट यानी टोटल कितना है
2000 जूल, तो 2000 जूल कांस्टेंट हो गया। अब लॉस कितना हुआ पोटेंशियल 1000, तो काइनेटिक कितना होगा, तो उधर ले जाकर उसको माइनस कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमारा आ जाएगा। क्लियर है, आया समझ में? ये बात मैं पहले भी बताया था कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर जो क्वेश्चन आएगा तो जितना पोटेंशियल लॉस होगा उतना काइनेटिक गेन होगा, या जितना काइनेटिक लॉस होगा उतना ही पोटेंशियल गेन होगा। क्लियर है, आया समझ में? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ए सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ। तो ये अर्थ है, तो सैटेलाइट क्या करेंगे, अर्थ के अराउंड घूमेंगे। तो सैटेलाइट का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में हो रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स किसके अलोंग लग रहा है, सेंटर के अलोंग। तो फोर्स लग रहा है इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है टेंजेंशियल, और हमें पता है सेंटर और टेंजेंट के बीच जो एंगल होता है वो कितना होता है 90 डिग्री। यानी कि यहाँ पे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों परपेंडिकुलर हो गए ना, तो परपेंडिकुलर हो गए यानी कोस 90, और कोस 90 कितना है 0, यानी वर्क डन इक्वल टू एफएस कोस 90 यानी कि 0 जूल। तो जो सैटेलाइट मूव करते हैं अर्थ के अराउंड, तो उनका जो डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी इंस्टेंट पे वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है, टेंजेंट के लॉन्ग मूव करते हैं, और जो फोर्स लग रहा होता है वो किसके लॉन्ग लग रहा होता है, सेंटर के लॉन्ग। ग्रेविटेशनल फोर्स किसके लॉन्ग लगेगा, सेंटर के लॉन्ग। तो फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, तो एंगल कितना हो जाएगा 90। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होते हैं तो वर्क डन कितना होता है 0 जूल। क्लियर है समझ में? कोई दिक्कत? चलिए तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे जो भी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे। अगर आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।